नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएसी के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी। हाल ही में काफ़ी खबरों में था, तो हो सकता है कि आने वाले एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल बने हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ईएसी माने ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी। ये ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 1967 में सबसे पहले बनाया गया था, लेकिन उसके बाद 1977 में इसको डिसफंक्शनल करना पड़ा। उसके क्या कारण थे वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद पुनः इसको 2000 में इस्टेब्लिश किया गया, और जब 2000 में इसको इस्टेब्लिश किया गया तो उस समय एक ईएसी ट्रीटी साइन हुई। ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी ट्रीटी साइन होती है 30 नवंबर 1999 को। इस ट्रीटी के बाद ही ईएसी ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी को, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में। सबसे पहले इसको 1967 में बनाया गया था, फिर 77 में ये डिसफंक्शनल हो गई। उसके बाद फिर 30 नवंबर 1999 को ईएसी ट्रीटी होती है, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी ट्रीटी, और उसके बाद 2000 में इसको फिर से इस्टेब्लिश किया गया। अभी यहाँ पे जो ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी है, इसमें 6 पार्टनर स्टेट्स हैं, यानी कि 6 देश हैं। कौन कौन से देश हैं वो हम आगे देखेंगे। अब ये ईएसी बनाया क्यों गया, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, टू प्रोटेक्ट द रीजन फ्रॉम इंटरनेशनल इकोनॉमिक ब्रेकडाउन्स। पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ब्रेकडाउन्स होते हैं, उससे इस पूरे के पूरे ईस्ट अफ्रीकन जो रीजन है, इसको प्रोटेक्ट किया जाए। ये इसकी एक पहली सिग्निफिकेंस है। फिर आता है कि ये जो पॉपुलेशन है 150 मिलियन पीपल्स की, जो इन 6 देशों में रहते हैं, उनके लिए एक बिगर मार्केट प्रोवाइड की जाए। तो अ बिगर मार्केट फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 150 मिलियन पीपल, जो कि इन 6 ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में रहते हैं। एक ऐसी कॉमन मार्केट बनाया जाए जहाँ पे किसी को भी अपना सामान बेचने में कोई दिक्कत ना हो, कोई भी ऑब्स्टेकल्स ना हो। यहाँ पे एक वन स्टॉप बॉर्डर पोस्ट बनाया जाए, ताकि बॉर्डर के ऊपर फास्टर क्लियरेंस हो सके। अब एक देश से दूसरे देश में अगर कोई सामान जाना है, तो बॉर्डर्स पे वहाँ पे क्लियरेंस करवानी पड़ती है, तो वो क्लियरेंस जल्दी से जल्दी हो सके, इसलिए यहाँ पे OSPP यानी वन स्टॉप बॉर्डर पोस्ट बनाने की बात हुई। यहाँ पे जो रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी डेवलपमेंट की भी बात हुई, और इसके साथ साथ ईएसी जो है, उसको सिंगल टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह जॉइंटली प्रमोट किया जाए। मतलब ये 6 देश हैं, तो ऐसा नहीं कि टूरिज्म के लिए इनको अलग अलग प्रमोशन मिले, 6 के 6 देशों को जॉइंट प्रमोशन मिले सिंगल टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह। ये सारी इसकी सिग्निफिकेंस है। इसके साथ साथ अगर मान लो इन 6 देशों के बीच में कोई रीजनल कन्फ्लिक्ट निकल कर आता है, जैसे कोई मान लो कहीं पे डिक्टेटर आ जाता है, या 2 देशों के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो वहाँ पे उस कन्फ्लिक्ट की बेटर रिजोल्यूशन हो, जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व किया जाए, ताकि यूनिटी, भाईचारा, सारी चीज़ें बनी रहें। तो यहाँ पे बेटर कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की भी बात हुई। अब यहाँ पे बात यह है कि 1977 में ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी का कोलैप्स क्यों हुआ। देखिए, जैसे मैंने कहा कि इसको सबसे पहले 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बाद में 1977 में इसका कोलैप्स हुआ। कारण क्या था कि कीनिया जो है, वो तंजानिया और युगांडा के कंपैरिजन में डिसीजन मेकिंग जो बॉडीज़ होती हैं, उनमें ज़्यादा सीट्स चाहता था। वो चाहता था कि तंजानिया और युगांडा से ज़्यादा सीट्स हमें मिले। तो यहाँ पे ऐसे सेल्फिशनेस नहीं दिखाई जा सकती है। यहाँ पे बराबरी, इक्वालिटी की जो प्रिंसिपल हैं, उनकी रिस्पेक्ट करने पड़ती है। इसके साथ साथ जो युगांडा का डिक्टेटर था ईदी अमीन, इसके साथ भी काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स थी बाकी कंट्रीज़ की, जो इस्टेब्लिशमेंट्स थी, जो गवर्नमेंट्स थी, उनकी। तो ये जो डिसएग्रीमेंट थी, ये भी एक कारण बना इसके कोलैप्स का। इसके साथ साथ कीनिया और तंजानिया में जो इकोनॉमिक सिस्टम था, वो अलग था। कीनिया जो है, वहाँ पे कैपिटलिज्म है, और तंजानिया में सोशलिज्म है। जैसे कि आपके पास चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, इनमें भी क्या है, सोशलिज्म है। तो उस प्रकार से कीनिया जो है, वहाँ पे कैपिटलिज्म था, लेकिन तंजानिया में सोशलिज्म था। तो यहाँ पे डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स थे। अब जब भी ये डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स होंगे, तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे कीनिया में, और तंजानिया में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अलग होंगे। क्योंकि यहाँ पे कैपिटलिज्म है, तो यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, यहाँ पे जो बिज़नेस होगा, वो थोड़ा कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स पे होगा। और क्योंकि यहाँ पर सोशलिज्म है, तो यहाँ पे जो बिज़नेस है वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर होगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इनको एक यूनिट की तरह नहीं देखा जा सकता है। क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का जो सिस्टम है, वो दोनों में क्या है, बहुत ही अलग है। इसमें कैपिटलिज्म है, इसमें
सोशलिज्म है। कैपिटलिज्म जो है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा छूट दी जाती है, और जो सोशलिज्म होता है वहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब एक जगह काफ़ी लिबर्टी है, एक जगह में बिजनेस को, ट्रेड को कंट्रोल किया जा रहा है, तो कैसे आप इसको एक यूनिट की तरह देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से इसका कोलैप्स हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी की कौन कौन से मेंबर स्टेट्स हैं, यानी इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 6 मेंबर स्टेट्स आते हैं ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी में। कौन कौन से? तंजानिया, युगांडा, बुरुंडी, कीनिया, रवांडा, साउथ सूडान। ये 6 देश हैं जो कि ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी में आते हैं। अब देखिए, इन 6 देशों को याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि रब माने भगवान, टेक्स टाइम। भगवान जो है वो हर एक चीज़ का समय लेता है। अब जैसे मान लो कि आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो हम बोलते हैं ना कई बार कि यार भगवान हमारा साथ नहीं है। तो भगवान तो हमारे साथ है, लेकिन जितने आप मेहनत करोगे, जो आप डिज़र्व करोगे, भगवान आपको वही देगा। तो आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो भगवान उस हिसाब से आपको चीज़ें देगा। तो जीवन में सक्सेस मिलती है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ती है। भगवान सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है, लेकिन अपना समय लेता है। तो रब माने भगवान, रब टेक्स टाइम। रब में आर से आ गया रवांडा, यू से आ गया युगांडा, बी से आ गया बुरुंडी, टेक्स में टी से आ गया तंजानिया, के ई से आ गया कीनिया, एस से आ गया साउथ सूडान। टाइम से कुछ नहीं है। तो भगवान समय पर सारे लोगों की ख्वाहिशें पूरी करता है। हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए और अपनी मेहनत जो है उसको निरंतर करते रहना चाहिए। रब टेक्स टाइम। आर से रवांडा, यू से युगांडा, बी से बुरुंडी, टेक्स में टी से तंजानिया, के से कीनिया, एस से साउथ सूडान। और ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आरुशा में, जो कि एक सिटी है तंजानिया में। तो ये हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे सवाल है कि क्या इथियोपिया ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी का मेंबर है? तो हमने 6 कंट्रीज़ में तो इसका नाम नहीं देखा, तो मतलब ये इसका मेंबर नहीं है। तो इथियोपिया जो है वो ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी का मेंबर नहीं है। वो एक रीजन में आता है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगा। अभी मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन काफ़ी जल्दी आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अब क्योंकि यहाँ पे बात आई अफ्रीका की, तो एक है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका को काफ़ी जल्दी कवर करने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबा लीजिएगा। अब मोस्ट रिसेंट नेशन जिसको ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी में इंक्लूड किया गया है वो है साउथ सूडान। तो सबसे रिसेंटली जिस देश को इस कम्युनिटी में डाला गया है, इंक्लूड किया गया है, वो क्या है? साउथ सूडान है। साउथ सूडान जो है उसको मार्च 2016 में ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी ग्रुप में शामिल किया गया था। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स के ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।